क्या महाराष्ट्र की सरकार फिर से टूटने वाली है? क्या अजीत पवार मिल जाएंगे बीजेपी से? क्या एनसीपी टूट जाएगी? क्या शरद पवार बीजेपी के साथ कर लेंगे गठबंधन, या फिर अमित शाह कोई दूसरा रास्ता लेंगे? ये सारे प्रश्नों को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा पीछे 2019 में। 2019 महाराष्ट्र में चुनाव की गर्मा गर्मी। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए चाहिए कुल सीटों का आधा प्लस 1। महाराष्ट्र में कुल सीट है 288 और उसका आधा करे और प्लस 1 करे तो आता है 145। मतलब कि आपको महाराष्ट्र में सरकार बनानी है तो आपको चाहिए 145 सीट। हाँ, 145 सीट में आपको जीतना पड़ेगा। परंतु महाराष्ट्र में 145 सीट किसी को नहीं मिलती। बीजेपी को 105 सीट मिलती है, शिवसेना को 56 सीट मिलती है, एनसीपी को 54 सीट मिलती है, कांग्रेस को 44 और अदर को 29 सीट मिलती है। फिर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों मिलकर गठबंधन बना लेते हैं और अपनी सरकार बना लेते हैं। जीतने के लिए चाहिए थी 144 सीट और ये तीनों को मिलाकर होती है 154 सीट। और फिर सीएम बनते हैं शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी। मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे। और ये तीनों मिलकर अपनी सरकार का नाम रखते हैं महाआघाड़ी सरकार। फिर महाआघाड़ी सरकार में थोड़े एमएलए और मिलते हैं और इन लोगों की सीट हो जाती है महाराष्ट्र में 166। 2022 को शिवसेना का एक एमएलए एकनाथ शिंदे शिवसेना के 40 एमएलए को अपनी साइड मिलाकर शिवसेना से इस्तीफा देने के लिए कहता है और वो 40 एमएलए इस्तीफा दे भी देते हैं और बीजेपी के साथ मिल भी जाते हैं। हालांकि इधर दल बदल कानून नहीं लगेगा। एक नियम है, किसी भी पार्टी के 2/3 सदस्य अगर इस्तीफा दे तो उनके ऊपर दल बदल कानून नहीं लगेगा। हालांकि यह साजिश बीजेपी की ही थी। बीजेपी ने ही साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया और अपने में मिला लिया। किसी को कुर्सी की लालच दी तो किसी को पैसे की, किसी को डर से या फिर किसी को पद की लालसा से। ये 40 एमएलए के निकल जाने के बाद महाआघाड़ी सरकार के पास रहते हैं कुल 126 सीट और ये 40 एमएलए बीजेपी के साथ मिल गए तो बीजेपी के पास हो गए कुल 145 सीट। और नियम के अनुसार जिसके पास 145 सीट या 145 सीट से ऊपर सीट होगी वह सत्ता में रहेगी और बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार बनती है और सीएम बनते हैं महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे। एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे। हालांकि सीएम बनने के बाद वहां एक नारा भी लगाया गया था, 50 खोखा 50 खोखा। अभी सुनिए। अब होता है असली खेल शुरू। सुप्रीम कोर्ट में पिछले कितने महीनों से एक केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। वो केस यह है कि जो एकनाथ शिंदे के 16 एमएलए है वो अयोग्य है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसे अयोग्य घोषित कर दिया तो दूसरे जो 40 एमएलए है वो भी अयोग्य हो जाएंगे और पूरी सरकार गिर जाएगी और इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा कर्नाटक के चुनाव में। हाँ, अभी कर्नाटक में चुनाव चल रहे हैं क्योंकि यह लोग कह रहे थे कि महाराष्ट्र में हमने जनमानस और हिंदुत्व की सरकार बनाई है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह सरकार असंवैधानिक और अयोग्य है तो इसका बुरा इंपैक्ट कर्नाटक के चुनाव में पड़ेगा। इसलिए महाराष्ट्र को बचाना जरूरी है और इसलिए आज न्यूज में एनसीपी के नेता शरद पवार छाए हुए हैं। ज्यादातर लोगों का कहना ऐसा है कि अमित शाह जी शरद पवार की पार्टी को अपने साथ मिला लेंगे क्योंकि एनसीपी के नेता अजीत पवार बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। ये दावा किया है आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता अंजलि ने। कर्नाटक के चुनाव के वक्त अमित शाह महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को मिलने आते हैं और तो और इसी वक्त शरद पवार की लड़की सुप्रिया सुले वो कहती है 15 दिनों में 2 बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले हैं, 2 पॉलिटिकल बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति को और दिल्ली को हिलाकर रख देंगे। और तो और गौतम अडानी आकर एनसीपी के नेता शरद पवार से मिल भी रहे हैं। मतलब कि ये 3 चीजों से ऐसा हम कह तो सकते हैं कि महाराष्ट्र में सरकार गिरने के चांसेस 99.99% है। महाराष्ट्र को बचाने के लिए अमित शाह के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है,
एक ऑप्शन यह है कैसे भी करके शरद पवार को मनाकर उसकी एनसीपी पार्टी को बीजेपी के साथ गठबंधन कराए या फिर जो कुल सीट है उसको ही गिरा दे। और मैं दावे से कहता हूं ये दो में से एक काम तो होगा, या फिर एनसीपी के नेता शरद पवार और उसकी पार्टी को अपने साथ मिलाना, या फिर जो कुल सीट है महाराष्ट्र में उसकी सीट की संख्या ही गिरा देना। मुझे पता है ये सेकंड वाला ऑप्शन आपको समझ नहीं आया होगा और मुझे ऐसा ही लगता है ज्यादातर अमित शाह सेकंड वाले रास्ते पर ही चलेंगे। क्या है ये सेकंड वाला रास्ता, चलो इस पर थोड़ी बात करते हैं। सूत्रों से पता चलता है अमित शाह ने एनसीपी के 10 एमएलए पर ईडी लगा दी है और कहा एनसीपी से इस्तीफा दो वरना जेल जाओ। और फिर वह 10 एमएलए शरद पवार के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमारी मदद करो, परंतु शरद पवार इसमें हाथ खड़े कर लेते हैं और कहते हैं मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, अगर आपको इस्तीफा देना है तो दो या फिर जेल जाओ, आपको जो भी करना है वो करो। मतलब कि यहां से यह साफ हो जाता है कि एनसीपी के 10 एमएलए इस्तीफा देंगे और एनसीपी तो टूटेगी ही। और जिसको ईडी के बारे में नहीं पता उसको मैं बता देता हूं, इसका काम है कोई भ्रष्टाचार करता है उसको पकड़ना और उसको जेल कराना। और मोदी सरकार ने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके ज्यादातर विपक्षियों को चुप भी कराया और चुनाव भी जीते। अब वापस कहानी में चलते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने वो 16 एमएलए को अयोग्य घोषित कर दिया तो 40 भी अयोग्य हो जाएंगे और 40 एमएलए को इस्तीफा देना पड़ेगा और एनसीपी के 10 अलग मतलब के कुल 50 एमएलए को इस्तीफा देना पड़ेगा। पहले महाराष्ट्र में एमएलए की सीट थी कुल 288, अब ये 50 के इस्तीफे के बाद हो जाएगी 238 और सरकार बनानी है तो वही फॉर्मूला कुल सीटों का आधा +1। पहले अगर सरकार बनानी थी तो चाहिए 145 सीट और अब ये 50 के इस्तीफे के बाद, ये 50 लोगों के जाने के बाद अब चाहिए कुल 120 सीट। और बीजेपी के पास ऑलरेडी 122 सीट तो है ही और उधर बीजेपी ने शिवसेना को भी तोड़ा और एनसीपी को भी तोड़ा, मतलब कि उन लोगों के पास अब हो गई सीट कुल 116 और बीजेपी के पास कितनी सीट है 122। तो नियम के अनुसार चाहिए कितनी सीट 120, तो सबसे ज्यादा सीट किसके पास है बीजेपी के पास, तो यही फॉर्मूला होगा भाइयों। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, सेकंड फॉर्मूला जो ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है, यही फॉर्मूला लगाएंगे अमित शाह। हाँ, महाराष्ट्र को बचाने के लिए यही फॉर्मूला लगाएंगे। मैं दावे से कहता हूं ये दो में से होगा। अगर शरद पवार नहीं माने तो ये सेकंड फॉर्मूला ही काम करेगा। वो कहते हैं ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी, वैसे ही प्रॉब्लम सीट की है तो एक काम करो सीट को ही गिरा दो, हमारी सरकार बन जाएगी। हाँ, सीट को ही गिरा दो। आशा करता हूं आपको पूरा वीडियो और पूरी कहानी समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।